जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अमीनो एसिड यूनिट सिंपल या ज्विटर स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, हर अमीनो एसिड का अपना वो डेफिनेट पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब जिसमें ज्विटर आयन या सिंपल स्ट्रक्चर के फॉर्म में अमीनो एसिड यूनिट एग्जिस्ट होती है। यदि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से डिफरेंट कुछ पीएच होता है तो अमीनो एसिड यूनिट्स का एग्जिस्टेंस भी डिफरेंट टाइप से होता है। आप सोचिए, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस स्ट्रक्चर को लेकर मैं बात करूं, एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, सम पीएच वैल्यू इज देयर जो इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रिप्रेजेंट करती है। यदि आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच लिया सॉल्यूशन का, इट मींस यू आर टेकिंग एसिडिक मीडियम फॉर द अमीनो एसिड। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच वैल्यू वाला सॉल्यूशन आपने लिया है, मतलब आप उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो। एसिडिक मीडियम मिलने पर एक्चुअली ये तो प्रोटोनेट होगा पर ये डीप्रोटोनेट नहीं होगा, यानी ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। जनरलाइज करके लिखूंगा मैं और भी बेटर वे में समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल सी बात है, ये एग्जिस्ट करेगा pH लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। और ऑब्वियसली ये प्रोटॉन लूज कर देगा और इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा जब pH मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। एक बार शॉर्ट में और सुन लीजिए, सिंपल या ज्विटर आयन स्ट्रक्चर तभी एग्जिस्ट करेगा जब सॉल्यूशन, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन जो आपने बनाया है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर हो। लेकिन यदि आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिला देते हैं तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो फिक्स्ड है बट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आपने चेंज कर दिया है, तो नाउ इट्स एग्जिस्टेंस विल बी इन द डिफरेंट फॉर्म। तो यूजुअली जैसे आपसे पूछ लिया जाता है किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफाइन कर देते हैं और बोलते हैं, उससे कम पीएच वाला सॉल्यूशन बताते हुए कहेंगे कि इस पीएच पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कम या ज्यादा पीएच बताते हुए दे आस्क यू। यहां मैंने जनरलाइज करके शो कर दिया है, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये कंडीशन होती है पीएच लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, ये कंडीशन होती है पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। क्लासिफिकेशन में मैंने अल्फा बीटा गामा बताए थे आपको। इनमें हमें अल्फा से ही मतलब है क्योंकि हम प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स तक जाना है हमें, तो ये सारी बातें अल्फा अमीनो एसिड्स के रेफरेंस में ही अभी तक चल रही थी। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मोर थिंग। एक और पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है फॉर एन अमीनो एसिड, एक और अल्फा अमीनो एसिड का मैंने फॉर्मूला लिखा। ये दोनों आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल कुछ भी हो सकते हैं। अभी मैंने R और R' रखा है, उससे मैं कहना चाहता हूं कि यहां मैंने जो दोनों अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स लिए हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। दे मे बी टेकन एज सेम। अब सेम या डिफरेंट जो भी कंडीशन हो, यदि दो अमीनो एसिड यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन करती है विद द लॉस ऑफ वाटर, तो इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक OH, एक H2O यूनिट निकल जाने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, वो होगा NH2CHR CO continues with NH CHR' COOH। What will you say? क्या हम इसको दो अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स का एक
कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, एक डाइमर बोल सकते हैं। दो अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स डाइमराइज्ड फॉर्म में है। दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट। अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें कि दो अमीनो एसिड यूनिट्स जब एक दूसरे को ज्वाइन करती है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो जो बनता है इसे कहा जाता है डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। एंड द बॉन्ड बिटवीन द टू अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। इसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। रिकॉल करिए, कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स को ज्वाइन करवाने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, ठीक वैसे ही अमीनो एसिड यूनिट्स को ज्वाइन करवाने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है। डाइपेप्टाइड हैज वन पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राइपेप्टाइड इसी तरह से बनेगा जब 3 अमीनो एसिड यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है। ट्राइपेप्टाइड में विल हैव 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। टेट्रापेप्टाइड 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी देयर। और इसी तरह से यदि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स बन जाती है तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ पॉलीपेप्टाइड। 2 यूनिट्स को ज्वाइन करवाने वाला डाइपेप्टाइड, 3 यूनिट्स ज्वाइन होती हैं तो ट्राइपेप्टाइड, एंड सो ऑन फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। In the structure of a polypeptide, in the structure of a polypeptide, हो सकता है कि ये यूनिट्स 2 टाइप की यूनिट्स का रिपीटेशन हो, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स का रिपीटेशन हो, इस तरह से बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो द टर्म पॉलीपेप्टाइड इज यूज्ड फॉर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने तो अमीनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन कहा है, तो यह बात भी सही है, अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन तो होता है, पर यह डायरेक्ट प्रोटीन ही इसका पॉलीमर नहीं है। अमीनो एसिड यूनिट्स पहले तो लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनाती है। यानी यह कहिए कि पॉलीपेप्टाइड इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, और एक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो आप कि अमीनो एसिड के पॉलीमर पॉलीपेप्टाइड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड के पॉलीमर प्रोटीन्स होते हैं। यू कैन इमेजिन द ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफी बड़ा होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, आई रिपीट, अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीमर, ह्यूज पॉलीमर। इसीलिए अब ग्रेजुअली प्रोटीन के लिए हम एंटर होते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बताना है हमें, स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो आपको इसके 3 अलग अलग लेवल पर डिफाइन करना होता है, बिकॉज प्रोटीन इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ये बहुत सिंपल नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं। आई राइट दैट, और ये बात मैं शॉर्ट में ही करूंगा, बिकॉज द मैटर जितना मैं आपको बता रहा हूं दैट विल बी इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायोकेमिस्ट्री पार्ट, जो केमिस्ट्री में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये 3 डिफरेंट लेवल्स पर डिफाइन किया जाता है। इसमें होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शरी।
3 लेवल पर डिफाइन होता है पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 3 अलग अलग लेवल पर हम क्यों बताने जा रहे हैं। 3 अलग अलग लेवल पर बताने का कारण यह है कि ये अमीनो एसिड यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनने वाले पॉलीपेप्टाइड चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो अपने आप में प्रोटीन मॉलिक्यूल काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। आप उसकी कौन सी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं, कौन से पार्ट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन के 3 अलग अलग लेवल्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि उस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अमीनो एसिड यूनिट्स का टाइप क्या है और उनका सीक्वेंस क्या है। आई रिपीट, मैंने क्या कहा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको बताता है कि उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कौन कौन सी अमीनो एसिड यूनिट्स हैं और वो किस सीक्वेंस में है। कई बार क्या होता है, जैसे 2 या 3 टाइप के अमीनो एसिड यूनिट्स का एक पूरा सीक्वेंस बनता है। जैसे 2 ही टाइप के कोई हम अमीनो एसिड ले लें, तो जैसे यहां मैंने बताया है, दीज विल बी रिपीटेडली प्रेजेंट। एक आर मिथाइल ले लेते हैं, एक आर इथाइल ले लेते हैं, तो इस तरह की यूनिट्स का रिपीटेशन होगा। तो पूरे प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन यूज हो रही है वो कितने अमीनो एसिड से बनी है? 2 टाइप के अमीनो एसिड से बनी है। और उनका सीक्वेंस, जैसे मोर देन 2 टाइप्स होंगे तो वहां सीक्वेंस की भी बात आ जाएगी कि किस सीक्वेंस में ये अरेंज्ड है। सो दैट वे प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स along with their sequence in a polypeptide chain of the protein molecule। मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यू शुड नो ओनली द मीनिंग्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, it is related to the type of amino acid units along with their sequence in the polypeptide chains of a protein molecule। It is related to the type of amino acid units along with their sequence in the polypeptide chains of a protein molecule। I think the language, the explanation is clear। जैसे मैंने कहा, अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड बनाते हुए पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड का पॉलीमर है और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमीनो एसिड यूनिट्स कौन कौन सी और कौन से सीक्वेंस में होती है, ये एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। डेफिनेटली प्राइमरी के बाद बात होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स लॉन्ग चेन्स बन जाएंगी, बट आप देखें इनमें ग्रुप्स हैं CO, NH2 इस तरह के, विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग तरह से पॉसिबल है। अलग अलग तरह से मतलब इट कैन रिजल्ट इनटू द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ मॉलिक्यूल इन अ डिफरेंट मैनर। कैसे? देखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम इसी बात को एक्सप्रेस करते हैं। आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर। ये समझ लीजिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स इस तरह से ज्वाइन हुई है।
पर ज्वाइन होने के बाद ऐसा उनका कॉइलिंग हुआ, हेलिक्स स्ट्रक्चर बना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना, सिंगल हेलिक्स बोलते हैं आप इसको, विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर CO और NH ग्रुप जो भी प्रेजेंट हैं, इनकी वजह से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डॉटेड लाइन से मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई है। जस्ट स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है कि आपने लॉन्ग जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसका इस तरह से एक हेलिक्स फॉर्मेशन करवाया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो मॉलिक्यूल को ऐसा अपीयरेंस देती है या फिर ये स्ट्रेट चेन्स के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होती है। इसमें अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लाइक दिस। ये वाला स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा स्ट्रक्चर कहलाता है। अल्फा इज एक्चुअली हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा इज द प्लीटेड स्ट्रक्चर। हेलिक्स के फॉर्म में होता है और बीटा जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लीटेड स्ट्रक्चर। प्लीटेड स्ट्रक्चर मतलब ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं। तो या तो ये अल्फा या बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको इंफॉर्मेशन देता है इट इज रिलेटेड टू the appearance of polypeptide chains resulting from hydrogen bonding. It is related to the appearance of polypeptide chains रिजल्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में पॉसिबल है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म हेलिक्स के फॉर्म में होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ऐसा अपीयरेंस दे, और बीटा फॉर्म जब पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसा अपीयरेंस मिले ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटीन के मॉलिक्यूल का टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्शियरी स्ट्रक्चर, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जो प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी उनके कारण ओवरऑल मॉलिक्यूलर अपीयरेंस कैसा है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी दो टाइप्स होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक होता है फाइब्रस और एक होता है ग्लोब्यूलर। फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। तो फाइब्रस और ग्लोब्यूलर का मतलब जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का, वेदर इट इज लाइक द फाइबर्स और इट इज लाइक द ग्लोब्यूल, स्फेरॉइडल शेप यदि वो एक्वायर कर लेता है, पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि वो स्फेरॉइडल शेप एक्वायर कर रहा है, तो वी कॉल इट अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और दूसरी कैटेगरी मैंने कही फाइब्रस प्रोटीन, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स फाइबर्स जैसा अपीयरेंस देते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात होती है इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि कौन से प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, फिर उनका कहां एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बॉडी में, किस तरह से प्रोटीन्स का साइकिल होता है, वो सारी चीजें उनसे रिलेटेड होती हैं जिसका हमारे केमिस्ट्री वाले पार्ट में उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। कॉमनली दे आस्क यू अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड एटलीस्ट यू शुड नो दैट टर्शियरी स्ट्रक्चर इज ओनली रिलेटेड टू द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल।
बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से प्रोटीन्स को क्लासिफाई भी किया जाता है इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। ह्यूमन बींग्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल होता है, उन्हें नॉन एसेंशियल कहा जाता है। लेकिन जिस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ह्यूमन बींग्स को अपने फूड पर डिपेंडेंट होता है, जो डायरेक्टली फूड के थ्रू जाता है प्रोटीन, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, उन प्रोटीन्स को एसेंशियल प्रोटीन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बट केमिकल एस्पेक्ट को लेकर इन सभी क्लासिफिकेशंस में, इन सभी टर्म्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस प्रोटीन्स की बात हुई है तो आई वुड लाइक टू कवर अप वन मोर टर्म। प्रोटीन्स में यहां तक की बातें यदि क्लियर है तो एक टर्म और आप समझ लीजिए। यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ टर्म जिसको आप बोलते हैं एंजाइम्स। कई बार बात होती है एंजाइम्स को लेकर। जैसे एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को कई बार कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट बढ़ाने में हेल्प करता है। मोस्टली कैटलिस्ट आर पॉजिटिव, मतलब वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। सम कैटलिस्ट आर नेगेटिव ऑल्सो, जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। खैर, वो अभी अपना मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम बात करें कि जो भी कैटलिस्ट होता है, लेट अस कंसीडर कैटलिस्ट मोस्टली जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। केमिकल रिएक्शंस की तरह बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको भी कुछ कैटलिस्ट कैटेलाइज करते हैं, और वो कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं। वो कैटलिस्ट एंजाइम कहलाते हैं। तो एंजाइम्स को इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के कैटलिस्ट होते हैं। दे आर द कैटलिस्ट्स फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। मैंने प्रोटीन्स पढ़ाते हुए एंजाइम टर्म को क्यों इंक्लूड कर लिया? क्योंकि केमिकली एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। यस, केमिकली एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। मतलब देयर आर प्रोटीन विच कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। स्टेटमेंट समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं उनको एंजाइम बोला जाता है, और उनका केमिकल नेचर प्रोटीन ही होता है, वो प्रोटीन के ही फॉर्म में होते हैं। पर सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। मतलब हर एक प्रोटीन का फंक्शन किसी ना किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करना ऐसा नहीं है। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। एक स्पेसिफिक बात एंजाइम्स के साथ यह भी है कि जब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं तो इनका नेचर हाईली स्पेसिफिक होता है। मतलब एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ थियरी टू एक्सप्लेन एंजाइमेटिक एक्शन इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें एक्सक्यूज मी, जिसमें एंजाइम उस रिएक्टेंट के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये एक लॉक एंड की टाइप की अरेंजमेंट ट्रीट की जाती है। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से ही ओपन होगा, वैसे ही एक डेफिनेट रिएक्टेंट, एक डेफिनेट सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ हाईली स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करना है, माल्टेज विल वर्क। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है, इन्वर्टेज विल वर्क। सो दे आर हाईली स्पेसिफिक। एक एंजाइम दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता। सो दैट इज द की पॉइंट इन द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन्स, जैसे मैंने कहा कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितना
केमिकल एस्पेक्ट इनका इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने कवर अप कर दिया है। अब इस टॉपिक में यानी बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में मेनली अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और इधर कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम कवर अप करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, स्पेशली यदि मैं 12th बोर्ड की बात करता हूं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड के लिए मैंने एब्रीवेशंस बोले हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं इनके बारे में मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, बट न्यूक्लिक एसिड एक और पार्ट होगा जिसे मैं इंक्लूड करूंगा बायोकेमिस्ट्री टॉपिक में। अदर देन दैट एक टॉपिक जो आपको खुद बायोकेमिस्ट्री में कवर अप करना है, दैट इज रिलेटेड टू विटामिन्स। विटामिन्स आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि विटामिन्स पर जो क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन्स पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो खास तौर पर विटामिन्स केमिकली कौन सा विटामिन क्या है और उसके डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या क्या होते हैं। आई थिंक ये काफी लोअर क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अबाउट द विटामिन्स, या कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी कई बार आपके पास होती है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, या विटामिन सी कहां पर कौन सी चीजों के लिए एसेंशियल माना जाता है। तो विटामिन्स आप खुद पढ़ेंगे। फॉर दैट यू विल बी प्रोवाइडेड सम प्रैक्टिस शीट्स जिसमें विटामिन्स के लिस्ट और उनके सभी डिटेल्स आपको मिलेंगे। बट इन वन मोर लेक्चर मैं न्यूक्लिक एसिड्स का एक पोर्शन कवर अप करवाऊंगा, दैट विल फिनिश द बायोकेमिस्ट्री टॉपिक, दैट विल फिनिश द बायोकेमिस्ट्री टॉपिक। इट मींस आपको विटामिन्स खुद से पढ़ने हैं अभी, राइट? और उसमें कोई डिटेल नहीं, कौन सा विटामिन केमिकली क्या है और उसके डेफिशिएंसी से डिसीजेस कौन सी होती हैं, दैट्स ऑल। So this much is enough for now. Thank you.